गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं राजेश कुमार मौर्य आप लोगों का इस रसायन विज्ञान ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे थे। उस एल्कोहल चैप्टर में एक टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल के रासायनिक गुण। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किसी भी कंपाउंड के प्रमुख रूप से दो गुण होते हैं, एक उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा उसका केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जो उत्पन्न होता है मॉलिक्यूल में, वह फिजिकल चेंज के कारण कंपाउंड में उत्पन्न होता है, जबकि केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वह कंपाउंड में उत्पन्न होता है उसके केमिकल चेंजिंग के कारण। किसके कारण बच्चों? केमिकल चेंजिंग के कारण। तो आज इस वीडियो में हम एल्कोहलों के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जो एल्कोहल हमारा है उस एल्कोहल में किस प्रकार से जो केमिकल बिहेवियर है वह संरक्षित होता है। अगर हम इसके बारे में जानना चाहें तो इसके लिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह स्ट्रक्चर जो इसका होता है वो स्ट्रक्चर बता देता है कि इसका जो केमिकल बिहेवियर होगा, कुछ इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है इसके स्ट्रक्चर के द्वारा कि इसका जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो कैसा होगा। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इसका जो है पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जनरली देखा जाए तो जो ये आर है, ROH एल्कोहल का सामान्य सूत्र है, जिसमें से OH क्रियात्मक समूह और जो R है वह एल्किल समूह है। इसमें जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु है वह हाइड्रोजन परमाणु इस उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। और इधर देखा जाए तो यहाँ पर जो एल्किल समूह है, तो एल्किल मतलब कार्बन, तो यहाँ पर दो तरह की पोलरिटी उत्पन्न होती है। कितने तरह की? दो तरह की पोलरिटी। एक, ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इसके अतिरिक्त इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ऐसे यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी जो कार्बन और हाइड्रोजन की अगर तुलना की जाए तो कार्बन परमाणु कम विद्युत ऋणी है ऑक्सीजन की तुलना में, और ये जो है बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो इसके कारण यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव और इसके कारण यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर पार्शियली निगेटिव हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर दो तरह के ध्रुवीय बंध हो जाते हैं, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। तो मान सकते हैं कि CO के कारण, दूसरा OH के कारण, यानी यहाँ पर इसकी जो रिएक्शंस होंगी या क्रियाएँ होंगी, या कह सकते हैं जो केमिकल बिहेवियर होगा वह दो पार्ट में होगा, एक CO के कारण और एक दूसरा, यानी C और O के बीच में जो बांड है, इस बांड के ब्रेक होने के नाते, या O और H के बीच में जो बांड है इसके ब्रेक होने के कारण इसमें दो तरह के केमिकल बिहेवियर उत्पन्न होने वाले हैं या उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्रमशः एक एक करके। वैसे देखा जाए तो इसका जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, वास्तव में इसके जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वह भी आयनिक, या तो आयनिक होंगे या तो पोलर होंगे। कैसे होंगे? पोलर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी पोलरिटी है, जिसके चलते यह जिस रिएजेंट के द्वारा अटैक किए जाएंगे वह रिएजेंट या तो आयनिक होगा या तो पोलर होगा। ज़्यादातर इसके जो केमिकल बिहेवियर हैं इन्हीं दोनों पर डिपेंड करते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहला हम केमिकल बिहेवियर देख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं एल्कोहलों का। उसमें एक है रिएक्शन विथ सोडियम। सोडियम परमाणु एक एक्टिव मेटल है। कैसा मेटल है? एक्टिव मेटल है, सक्रिय धातु है। एक चीज़ और इसके बारे में विशेष रूप से जान लीजिए कि सोडियम परमाणु या सोडियम धातु इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है कि इसको हम लोग संरक्षित करते हैं। कहाँ पर? केरोसिन तेल में। कहाँ रखते हैं? केरोसिन तेल में। केरोसिन ऑयल जो होता है मिट्टी का तेल, उसमें इसको रखा जाता है। अगर ये वायु में इसको ऐसे खुला रख दिया जाए तो यह एक्सपोज, ये कहने का मतलब ये विस्फोट के साथ जलना शुरू कर देता है, या कह सकते हैं कि वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड अपने ऑक्साइड में चेंज हो जाता है और विस्फोट के साथ
ऐसा होता है, इतना ज़्यादा सक्रिय सोडियम धातु होता है। तो एक और चीज़ यहाँ पर, एक प्रश्न यहाँ और चीज़ पूछा जाता है कि सोडियम धातु जो होता है इसे केरोसिन में रखते हैं, अल्कोहल में क्यों नहीं रखते? इसका आंसर यही है कि सोडियम धातु अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लेता है, अभिक्रिया कर लेता है, जिसके चलते हम सोडियम धातु को अल्कोहल में नहीं रखते हैं, हम उसे केरोसिन में रखते हैं। कहाँ रखते हैं बच्चों? केरोसिन में। हाँ, तो आइए देखते हैं सोडियम धातु के साथ इसकी अभिक्रिया होगी। तो ROH ये सामान्य सूत्र हो गया अल्कोहल का, और यहाँ पर हम सोडियम धातु लगा दिए, तो इसके साथ अभिक्रिया होगी तो ये बना लेगा RONA, और इसमें से हाइड्रोजन गैस इवाल्व होना शुरू हो जाएगा। ये हो गया बच्चों अल्कोहल। क्या हो गया? अल्कोहल। ये है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस इवाल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये सोडियम एल्कोक्साइड ये सामान्य सूत्र मान सकते हैं, एक साल्ट का सामान्य सूत्र हो गया, ऐसे यहाँ अल्कोहल का सामान्य सूत्र हो गया। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो यहाँ पर हम इसके R के जगह पर CH3 रख दें, यानी CH3OH। यह है बच्चों मेथिल अल्कोहल, ये मेथिल अल्कोहल का सूत्र है, मेथिल अल्कोहल। अगर मेथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम से कर दी जाए तो यहाँ पर CH3ONA बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस इवाल्व होगी। यह है सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड का सूत्र है। यहाँ पर यह रिएक्शन, यह अभिक्रिया यह दर्शाता है कि जो अल्कोहल होता है उसमें लेवाइल हाइड्रोजन, या कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है, यानी जो हाइड्रोजन है ये पोलर होता है। कैसा होता है? पोलर, क्योंकि यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर हो रहा है, तो H+ के रूप में यहाँ बाहर हो गया, तो इसका मतलब यह अम्लीय होता है, लेकिन इतना ज़्यादा अम्लीय नहीं होता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया कर ले तो साल्ट और वाटर का निर्माण कर ले। इतना ज़्यादा नहीं, जल से कम अम्लीय होता है। इसमें अम्लीय गुण है लेकिन जल से कम। इसका जो Ka का मान होता है वो अप्रॉक्स 10 to power minus 16 to 10 to power minus 18 इसके बीच में होता है। जिसका मतलब ये हुआ कि इसका जो है, जो आयनिक गुणनफल है, आयनन की मात्रा है वो बहुत कम होती है, यानी H+ के निकलने की जो क्षमता है वो कम होती है हाइड्रोजन की तुलना में, तो इसलिए यह अम्लीय है। यह गुण यह दर्शाता है, यह अभिक्रिया यह दर्शाता है कि अल्कोहल में अम्लीय गुण होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जल से भी कम पाया जाता है, जल से भी कम पाया जाता है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। दूसरा है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड HX को हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड में इसका उदाहरण लिख सकते हैं HX का HI, HBr और HCl। HX की जगह पर HI रखा जा सकता है, HBr रखा जा सकता है, HCl रखा जा सकता है। HI मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, HBr हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया अगर हम किसी अल्कोहल से करवा देते हैं तो क्या होता है? सामान्य सूत्र ROH अल्कोहल का, इसकी क्रिया हो गई HX से, किसे हो गई बच्चों? HX से, तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। और बच्चा R और X, तो यहाँ क्या हो जाएगा? RX। क्या हो जाएगा बच्चों? RX। ये एक एल्किल हैलाइड है। क्या बच्चों? एल्किल हैलाइड। यह एक एल्किल हैलाइड हो गया। क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। अब एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी अल्कोहल का, जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल की अभिक्रिया किसी एक्चुअल, ये तो सूत्र है, सामान्य सूत्र है, लेकिन इसमें हम किसी कंपाउंड को रख करके देखते हैं कि आखिर क्या बनता है। यहाँ हम इसको C2H5OH के रूप में लिखते हैं। यह है एथिल अल्कोहल है। क्या बच्चों? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अगर इसकी अभिक्रिया हम
HBr से करवा दें, किससे करवा दें? HBr से, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो क्या होता है? तो यहाँ से वही बात, OH है ना, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बन गया? H2O। क्या बन गया बच्चों? H2O। बचा क्या? C2H5Br, C2H5Br प्लस यहाँ ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। क्या हो गया? एथिल ब्रोमाइड। एथिल, इस प्रकार से ये जो है इसका दूसरा रिएक्शन हो गया, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा हम लोग देख लेते हैं। तीसरा है रिएक्शन विथ PX3 PX5, फास्फोरस ट्राईहेलाइड, फास्फोरस पेंटाहेलाइड। एल्कोहल की अभिक्रिया किससे होता है? फास्फोरस ट्राईहेलाइड या फास्फोरस पेंटाहेलाइड के द्वारा। जैसे फास्फोरस ट्राईहेलाइड है तो इसके स्थान पर लिखा जा सकता है PCl3 या PI3 या PBr3। इसी प्रकार से यहाँ पर PX5 है तो PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PI5 फास्फोरस पेंटाआयोडाइड, ऐसे फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड। इन दोनों के द्वारा, इन दोनों रिएजेंट के द्वारा वास्तव में देखें एल्कोहल अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो जैसे ROH है, ROH, इसकी अभिक्रिया PX3 से हो गया। किससे हो गया बच्चों? PX3 से। तो इसके पश्चात जो है ये जो है बना लेता है RX। क्या बना लेता है? RX प्लस H3PO3। क्या बन जाता है? H3PO3। उसी प्रकार से यहाँ हम दूसरा अगर लें तो ROH प्लस PX5 ले लें, इसको इसके साथ एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाहेलाइड के साथ अभिक्रिया करवा दें तो क्या बनता है? RX प्लस POX3 प्लस HX। क्या बन जाता है? HX। ये RX एल्किल हैलाइड, RX एल्किल, यानी दोनों कंडीशन में अगर हम PX3 या कोई फास्फोरस ट्राई या पेंटाहेलाइड लें तो एल्कोहल उससे अभिक्रिया करके एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट H3PO3 बन गया और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट POX3 प्लस HX बन गया। बस इतना सा अंतर है। अब यहाँ R के जगह पर अगर हम CH3 रखेंगे तो बन जाएगा मेथिल क्लोराइड, C2H5OH रख दें तो यहाँ बन जाएगा एथिल क्लोराइड। ऐसे यहाँ पर भी अगर हम मेथिल एल्कोहल लेते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ मान लीजिए अभिक्रिया करवा दिए तो यहाँ बन जाएगा एथिल क्लोराइड, फास्फोनिल क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इस प्रकार से यह जो है दोनों ही केस में एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण करता है। चौथा गुण है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का डिहाइड्रेशन। यहाँ जो एल्कोहल है इसका डिहाइड्रेशन होता है तो अलग अलग परिस्थितियों में दो अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। पहला हम लोग देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन। एल्कीन में कैसे चेंज होता है? तो ये हो गया, मान लीजिए लिखा है RCH2CH2OH, कोई एल्कोहल है। इसकी उपस्थिति में सांद्र कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अगर इसको हम 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म करें, किसी एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर गर्म करेंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों? एल्कीन का, प्लस H2O जल इवाल्व होता है। यह एक एल्कीन है। क्या बच्चों? एल्कीन है। ये तो हमारा एल्कोहल हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए
तो C2H5OH इसको यानी एथिल अल्कोहल को हम कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म कर दें तो यह एथिल अल्कोहल परिवर्तित हो जाता है एथिलीन में। किसमें परिवर्तित हो जाता है? एथिलीन में। जल का अणु निकल गया, तो जल का अणु निकल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहेंगे हम डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण। किसका? एल्कोहल का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फिजिकल प्रॉपर्टी है किसका? एल्कोहल का। यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड। क्या होगा बच्चों? डबल बॉन्ड। ये एल्कीन है तो इसका नाम हो गया एथिलीन। क्या हो गया बच्चों? एथिलीन। और ये हो गया एथिल एल्कोहल। क्या हो गया? एथिल एल्कोहल। फिर से एक बार देख लीजिए, जब कोई एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो एल्कीन और जल प्राप्त होता है। इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी अभिक्रिया को हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के नाम से जानते हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में हमने लिखा है कि अगर हम एथिल एल्कोहल को कंसनट्रेट H2SO4 के साथ या इसकी उपस्थिति में 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो वह एथिलीन गैस में परिवर्तित हो जाएगा। किस में हो जाएगा? एथिलीन गैस में। दूसरा, डिहाइड्रेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ RCH2CH2OH है। इसको भी कंसनट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाए, गर्म किया जाए, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर दिया जाए, 140 डिग्री सेल्सियस। कितना कर दिया जाए? 140 डिग्री। यही चीज़ ध्यान में रखिएगा। 170 है तो एथिलीन, एल्कीन बनेगा, लेकिन अगर 140 या इससे कम है तो वहाँ पर एल्कोहल ना बन करके, एल्कीन ना बन करके एक ईथर बन जाता है। क्या बन जाता है? एक ईथर बन जाता है। OCH2CH2R प्लस यहाँ बनेगा। यहाँ इस अभिक्रिया में भी जल का अणु इवाल्व हो रहा है, बाहर निकल रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को भी हम डिहाइड्रेशन कहेंगे। लेकिन ये हो गया ईथर। क्या हो गया बच्चों? ईथर। यहाँ एल्कोहल से एल्कीन बन रहा है, लेकिन यहाँ एल्कोहल से ईथर का निर्माण हो रहा है। तो ऐसे भी कह सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू एल्कीन। और ये क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू ईथर। क्या हो गया? ईथर में परिवर्तित हो रहा है। उदाहरण देख लेते हैं। अगर हम मेथिल एल्कोहल ले लें, क्या ले लें बच्चों? मेथिल एल्कोहल प्लस इसका दूसरा अणु भी यहाँ HOCH3 किसकी उपस्थिति में? कंसनट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। और टेम्परेचर कितना? 140 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से H, यहाँ से OH इवाल्व हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और बचेगा क्या? CH3O, और इधर मिल गया CH3 और प्लस H2O। क्या हो गया? H2O। तो एल्कोहल था मेथिल एल्कोहल। क्या है ये? मेथिल एल्कोहल। इस मेथिल एल्कोहल के द्वारा हमने निर्माण किया किसका? एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल के द्वारा हमने निर्माण किया किसका? डाई मेथिल ईथर का। किसका बच्चों? डाई मेथिल ईथर का। डाई मेथिल ईथर। तो यहाँ इस अभिक्रिया में यहाँ भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन ईथर का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन हो रहा है, लेकिन एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? एल्कीन का। अगला है पाँचवा है एस्टरीफिकेशन। या यूँ कह सकते हो रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के। किसी भी अल्कोहल की कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब भी अभिक्रिया होती है तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एस्टर का और जल का। तो इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टरीकरण। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हो गया एल्कोहल ROH, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया गया, HOOC, यहाँ R हो गया, या मान लीजिए R' कर देते हैं। क्या कर देते हैं? R'। तो यहाँ से अभिक्रिया होगी तो यहाँ से H, यहाँ से OH इवाल्व हुआ, या ऐसे भी यहाँ से H, यहाँ से OH इवाल्व हुआ, तो निकलने के पश्चात ये बन गया RCOOR प्लस H2O। यह एक एस्टर है।
क्या है बच्चों, यह एक एस्टर। किसी भी एस्टर का निर्माण अगर हमको करना है तो हम इस अभिक्रिया के द्वारा बड़ी आसानी से एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एस्टर का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर ये एल्कोहल है, क्या है बच्चों, एल्कोहल, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आइए उदाहरण देख लेते हैं। ये तो सामान्य सूत्र हो गया, लेकिन उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं C2H5OH। क्या लेते हैं बच्चों, C2H5OH, और यहाँ पर HOOC और CH3। ये हो गया एथिल एल्कोहल। क्या हो गया बच्चों, एथिल एल्कोहल। और ये हो गया एसिटिक एसिड, क्या हो गया, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है, CH3COOH, और एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH। इन दोनों को मिला दिया जाए, अभिक्रिया होगी तो यहाँ से मान लीजिए OH हम निकालते हैं, यहाँ से H+ निकलेगा तो क्या बन जाएगा, CH3COO C2H5 + H2O। यह है एथिल एसीटेट। इसका नाम हो गया बच्चों एथिल एसीटेट। क्या हो गया, एथिल एसीटेट। यह एक एस्टर है। क्या है बच्चों, एस्टर है। इस प्रकार से एस्टरीकरण को एक बार फिर से देख लीजिए। जब किसी अल्कोहल की किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अभिक्रिया होती है तो एस्टर और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को, इस पूरी प्रक्रिया को हम एस्टरीकरण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, एस्टरीकरण के। इसका छठवां केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। इसमें है डीहाइड्रोजिनेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के तौर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल का हम लोग डीहाइड्रोजिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से हम तीन एल्कोहल लेते हैं, देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो तीनों एल्कोहल के डीहाइड्रोजिनेशन के द्वारा, डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब विहाइड्रोजीनीकरण, यानी हाइड्रोजन के अणु को एल्कोहल से अगर बाहर किया जाए, अलग किया जाए, उससे निकाल दिया जाए, तो इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को डीहाइड्रोजिनेशन कहा गया। डी माने आउट करो, हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन के अणु को, यानी एल्कोहल के अणु से हाइड्रोजन के अणु को अगर बाहर किया जाए किसी रिएजेंट के थ्रू, तो इस पूरे प्रोसेस को कहा गया डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है CH3CH2OH। ये एक प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। इसका नाम एथिल अल्कोहल। क्या नाम है, एथिल अल्कोहल। अगर इसको हम कापर वायर के द्वारा 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म कर दें, कितना, 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकलेगा, H2 निकला, तो बचा क्या, CH3CHO। क्या बचा, CH3CHO प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इवाल्व हुआ। ये एसीटल्डिहाइड है, एसीटल्डिहाइड। इस प्रकार से आपने देखा बच्चों कि अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है, उसका हम डीहाइड्रोजिनेशन करते हैं कापर धातु के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो एक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का। दूसरा देख लेते हैं। अगर यही कोई सेकेंडरी हो, जैसे लिखा है CH3CHOH CH3, ये 2 प्रोपेनॉल हो गया, 2 प्रोपेनॉल। ये एक सेकेंडरी एल्कोहल है। क्यों, कौन सा एल्कोहल है बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल। क्यों, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह अन्य 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए यह एक सेकेंडरी एल्कोहल हो गया। अगर कापर धातु के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसे गर्म कर दिया जाए, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा। कहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। बन गया क्या, CH3C+O और CH3 प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस इवाल्व हुआ। ये है एसीटोन है। क्या बच्चों, एसीटोन। एसीटोन का सूत्र CH3COCH3। क्या हो गया एसीटोन का सूत्र, CH3COCH3। एसीटोन एक कीटोन है। इस प्रकार से हमने देखा
कि अगर कोई द्वितीयक एल्कोहल है उसका डिहाइड्रोजिनेशन किया जा रहा है, कॉपर धातु के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है एक कीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कीटोन प्राप्त होता है। आइए देखते हैं तीसरा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई टर्सरी एल्कोहल हो, कौन सा एल्कोहल हो? टर्सरी एल्कोहल हो, इस तरह से CH3 और ये हो गया CH3। अब कॉपर धातु के साथ इसे गर्म कर दिया जाए 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो यहाँ पर यह परिवर्तित हो जाता है CH3CH2 और ये हो गया CH3 प्लस H2O। यहाँ पर एक एल्कीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एल्कीन। इसका नाम है 2-मेथिल प्रोपीन। ये बन गया। तो अगर कोई तृतीयक एल्कोहल, जैसे इसको देखा जाए तो ये हो गया 2-मेथिल 2-प्रोपेनॉल, यह एक तृतीयक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल? तृतीयक एल्कोहल। तो अगर तृतीयक एल्कोहल को कॉपर धातु के साथ 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो एक एल्कीन प्राप्त होता है। यहाँ पर इस एल्कीन का नाम 2-मेथिल प्रोपीन। क्या हो गया बच्चों? 2-मेथिल प्रोपीन। इस प्रकार से प्राइमरी अगर एल्कोहल है तो एक एल्डिहाइड बनेगा, और अगर द्वितीयक एल्कोहल है तो एक कीटोन बनेगा। अगर कहीं तृतीयक एल्कोहल है कि इसका डिहाइड्रोजिनेशन किया गया तो एक एल्कीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? एक एल्कीन। अब आइए देख लेते हैं सातवां जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहलों का ऑक्सीकरण। अब हम सामान्य सूत्र नहीं, डायरेक्ट उदाहरण लेकर के देख रहे हैं। जैसे कोई एल्कोहल है उसका ऑक्सीकरण किया जाए, किसी भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो उसके ऑक्सीकरण के पश्चात एल्डिहाइड में वो परिवर्तित होगा। फिर उसका अगर हम ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में, उसका भी ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में उसका ऑक्सीकरण होता है। तो ये हमेशा से याद रखिएगा कि अगर कोई एल्केन है उसका ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्कोहल, ये हमेशा याद रखिएगा, कोई एल्केन है ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। एल्डिहाइड तब बनेगा जब एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल हो। कीटोन कब बनेगा? जब एल्कोहल सेकेंडरी एल्कोहल होता है। कैसा एल्कोहल होता है? सेकेंडरी एल्कोहल। फिर अगर एल्डिहाइड या कीटोन का पुनः हम ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का पुनः ऑक्सीकरण अगर किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो आइए देख लेते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल का ऑक्सीकरण। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं C2H5OH, एथिल एल्कोहल। क्या लेते हैं? एथिल एल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो ऑक्सीडेशन करने के लिए नवजात ऑक्सीजन, या यहाँ पर लिख सकते हैं सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में। किस माध्यम में? अम्लीय। सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट, लेकिन अम्लीय माध्यम में H+ की उपस्थिति में यह एथिल एल्कोहल चेंज हो जाता है एसीटल्डिहाइड में। किसमें चेंज हो जाता है? एसीटल्डिहाइड में। इसका पुनः ऑक्सीकरण किया जाए, Na2Cr2O7 और किसकी उपस्थिति में? H+ की उपस्थिति में। तो ये पुनः चेंज हो जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड। ये था एथिल एल्कोहल, ये हो गया एसीटल्डिहाइड। ये हो गया एसिटिक एसिड का सूत्र CH3COOH, एसिटल्डिहाइड का सूत्र CH3CHO, एथिल एल्कोहल का सूत्र C2H5OH। एक एल्कोहल था, इसका ऑक्सीकरण हुआ तो बन गया क्या? एसिटल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड में इसका पुनः ऑक्सीकरण हुआ तो क्या बन गया? एसिटिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका पुनः ऑक्सीकरण होगा तो निश्चित तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिल समूह है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर जो है इस प्रकार से यहाँ पर एल्कोहलों का हम ऑक्सीकरण करना सीख सकते हैं इस रिएक्शन के बाद। कोई भी यहाँ C2H5 की जगह पर अगर हम मेथिल अल्कोहल लेते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड और यहाँ पर पुनः फार्मिक एसिड, ऐसे प्रोपिल अल्कोहल लेते हैं
तो प्रोपियोनल्डिहाइड और जो है प्रोपियोनोइक एसिड, यहाँ पर ये कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। 8वां केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अपक्रिया। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को चाहिए क्या, कोई लेवाइल हाइड्रोजन, गतिशील हाइड्रोजन, जो कि उपलब्ध है किसमें, एल्कोहल में। जैसे एल्कोहल का सामान्य सूत्र ROH हो गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सामान्य सूत्र RMgX हो गया। क्या हो गया, RMgX। R एल्किल समूह, Mg धातु है, X कोई हैलाइड है, यह एक कार्ब धात्विक यौगिक है, एक कार्ब धात्विक यौगिक है, काफ़ी क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर यहाँ रख देते हैं ईथर, क्या रख देते हैं, ईथर, इसको ईथर में लेते हैं। तो यहाँ का जो लेवल ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखेंगे तो पार्शियली निगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव। तो ये जो H है यहाँ का, ये इसके साथ और बाकी वाला पोर्शन इसके साथ हो जाएगा। तो बन गया क्या, RH। क्या बन गया, RH प्लस R, यहाँ अगर हम R डैश कर दें तो R डैश H हो गया, ये ROMgX। क्या हो गया, ROMgX। ये एक एल्केन है। क्या बच्चों, एल्केन। तो अगर किसी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ हम किसी एल्कोहल की अपक्रिया करवाते हैं तो एल्कोहल की अपक्रिया करवाने के पश्चात हमको एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। उदाहरण देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम मेथिल एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, मेथिल एल्कोहल, इसकी अपक्रिया हम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ करवा दें, इसकी उपस्थिति में, ईथर की उपस्थिति में। तो क्या होता है, यहाँ जो ये CH3 है ये H के साथ बना लेगा CH3H यानी CH4। क्या बना लेगा, CH3H यानी CH4 प्लस बचा क्या, CH3OMgBr। यह एक एल्केन है और इसका नाम हो गया बच्चों मेथेन। क्या नाम हो गया, मेथेन। क्या नाम हो गया, मेथेन। यानी अगर हम मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमको मीथेन गैस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मीथेन गैस। अगला 9वां और लास्ट है, वो देख लेते हैं रिडक्शन। क्या देख लेते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन में हम लोग गए थे, कहाँ से, एल्केन का ऑक्सीडेशन हो गया तो एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया एल्डिहाइड या कीटोन, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे लौट के आइए, रिडक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा तो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन होगा तो एल्कोहल, एल्कोहल का अगर रिडक्शन होगा तो पुनः एल्केन का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा, तो आइए देख लेते हैं। कोई एल्कोहल है ROH, क्या है, ROH, फास्फोरस की उपस्थिति में P4, यहाँ पर इसकी HI के साथ अपक्रिया करवा दिया जाए, HX के साथ करवा दिया जाए, तो यहाँ पर यह बना लेता है RH। क्या बना लेता है, RH प्लस X2 प्लस H2। ये यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन हो गया, किसका, एल्केन का निर्माण हो जाता है। यह एक एल्कोहल है, एल्कोहल है, और ये हो गया हाइड्रोजन हैलाइड। क्या हो गया, हाइड्रोजन हैलाइड। लाल फास्फोरस के साथ इसको अगर हम गर्म कर दें तो वो चेंज हो जाता है एल्केन में। उदाहरण देख लेते हैं, CH3OH है, इसको हम HI के साथ ट्रीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ P4 गर्म कर दिया तो यहाँ पर ये बन जाता है CH4 प्लस I2 प्लस H2O। ये रिडक्शन, यानी जो मेथिल एल्कोहल है, इस मेथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मेथेन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों, मेथेन। आयोडीन मिलता है और जल मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि एल्कोहल है, इसका रिडक्शन हुआ तो क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन। तो बच्चों इस वीडियो में आज हम लोगों ने सीखा कि एल्कोहल का जो केमिकल प्रॉपर्टी है
वो किस प्रकार से होता है। तो 8-9 केमिकल प्रॉपर्टी का अध्ययन हम लोगों ने किया, लेकिन चूंकि ये रिएक्शन है तो रिएक्शन बड़ा कन्फ्यूजन वाला होता है, इसलिए इसको हमेशा आप अपनी कॉपी में लिख करके याद कीजिए, तो थोड़ा आसानी होगी और आपके जो मेमोरी में ये बड़ी जल्दी जो है बैठ जाएगा। तो प्रयास यही कीजिए कि इन रिएक्शनों को जो है आप लिख करके याद कीजिए। कठिन तो है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि आप इसको समझ ना पाओ या कर ना पाओ। इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत ये है कि कभी भी केमिस्ट्री के रिएक्शंस को लिखिए, याद कीजिए, तो केवल याद मत कीजिए, उसको लिख करके याद कीजिए। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, शेष अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।